हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल लॉ का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट्स और डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जो भी डिप्लोमेटिक एजेंट्स होते हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनकी क्या-क्या इम्यूनिटीज हैं और कौन-कौन सी प्रिविलेजेस हैं, उसको डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था कि डिप्लोमेटिक डिप्लोमेटिक एजेंट्स की क्लासेस क्या होती हैं और डिप्लोमेटिक एजेंट्स का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेवरल इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस हैव बीन गिवन टू डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स अंडर इंटरनेशनल लॉ। यहाँ पे मुझे इंटरनेशनल लॉ लिखना चाहिए था, भूल गया हूँ स्पीड स्पीड में। विच आर डिस्कस्ड एज अंडर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इनवायोलेबिलिटी। इनवायोलेबिलिटी, समझ गए बात। अब इसका मतलब क्या होता है? स्पीड स्पीड में बोलने में कभी प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो जाती। इन इंटरनेशनल लॉ डिप्लोमेटिक एजेंट्स हैव बीन गिवन सफिशिएंट पर्सनल सिक्योरिटी। जो डिप्लोमेटिक एजेंट्स होते हैं जो किसी और कंट्री में जाते हैं, उनको हाई फाई सिक्योरिटी दी जाती है। दिस इम्यूनिटी इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर वियना कन्वेंशन 1961। 1961 में जो वियना कन्वेंशन आई थी, उसके अंडर ही कहा गया कि इनको प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाएगी। इन आर्टिकल 29 of the said convention, it has been said that diplomatic agents will enjoy physical inviolability. He will not be liable to any form of arrest or detention. उसको कभी भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता, डिटेन नहीं किया जा सकता। ऑनरेबल ट्रीटमेंट विल बी गिवन टू हिम बाय स्टेट एंड एवरी एफर्ट्स shall be made to maintain his freedom and reputation as intact. तो उसकी रेपुटेशन को मेंटेन किया जाएगा और उसे कभी भी उसकी फ्रीडम को देखा जाएगा। उसकी फ्रीडम और रेपुटेशन के साथ कोई भी जो है मतलब चांसेस नहीं लिए जाएंगे और उसको फुल मतलब प्रोटेक्शन दी जाएगी। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शन, आपको पता है लॉ में हर एक जगह एक्सेप्शन होती है। इफ द बिहेवियर and conduct of the diplomatic agent is found to be questionable, and if charge is imposed upon him of interference in the internal affairs of keeping state, then he may be declared as persona non grata and may be asked to leave the country. But अगर ये पाया गया कि जिस कंट्री में वो बैठा है उसकी जासूसियां कर रहा है, उसके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर कर रहा है, तो उसको परसोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि भाई चलो अब आप अपने कंट्री चले जाओ वापस। ठीक है, उसको वहां से एक वर्ड कहते हैं कि भाई उसको वहां से कहेंगे ओके बाय बाय टाटा, या फिर उसको वहां से दुड़की कर देंगे, दौड़ा देंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सेकेंड पॉइंट, इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव jurisdiction. It is well established principle of international law that the diplomatic agents enjoy immune from सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव jurisdiction. उनके ऊपर सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव jurisdiction नहीं लगेगा, केस कूस नहीं फाइल होंगे। अंडर दिस इम्यूनिटी नो सूट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट डिप्लोमेटिक एजेंट फॉर द रिकवरी ऑफ डेट। वो अगर डेट की रिकवरी करनी है, उसने कहीं से कर्जा ले लिया, तो उसके ऊपर केस नहीं डाला जा सकता। ही कैन नॉट बी अरेस्टेड इन एक्शन ऑफ डेट रिकवरी, ना ही उसको अरेस्ट किया जा सकता है। हिज प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सीज्ड एंड सोल्ड, उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके उसको बेचा नहीं जा सकता, कोई नीलामी नहीं हो सकती। फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑफ 1961। बट इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पावर्स एब्सोल्यूट होगी, उसमें भी कुछ मतलब कुछ लिमिटेशंस या एक्सेप्शंस होती हैं, आपको पता ही है। फर्स्ट, द इम्यूनिटी will not be available in case of personal property situated in the keeping state या foreign state. फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं एम्बेसडर चला गया, ठीक है, और मैंने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी ले ली, मैंने कोई अपनी पर्सनल कार ले ली, पर्सनल घर ले लिया, तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा। इट विल नॉट बी अवेलेबल इन सच केसेस ऑफ इनहेरिटेंसेस इन विच द ambassador is related either in the position of heir or liquidator, and this position is not by way of representative of the state. मतलब कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो उसकी हो, जो कि उसको लीगली मिली हो, लीगली इन द सेंस के उसकी कोई इनहेरिटेंस में आ गई हो, उसने कहीं शादी कर ली और उसकी मान लो वाइफ मर गई, या फिर कोई ऐसे कोई इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी आ गई, उसके ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा। समझ गए बात? ठीक है, उसको लिक्विडेट किया जा सकता है अगर उस पे उसने कर्जे लिए हो तो। दिस इम्यूनिटी will also be not available in case of trade or business transactions which are not in the purview of such diplomatic agents. अगर उस डिप्लोमेटिक एजेंट का कोई बिजनेसेस भी चलते हैं या कोई काम भी चलते हैं, तो उन ट्रेड ट्रांजेक्शन्स या बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल jurisdiction. उसके ऊपर क्रिमिनल केस भी नहीं ठोका जा सकता, बट कुछ एक्सेप्शन तो होती है ना, आपको बताइए। डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैव आल्सो बीन गिवन immunity from criminal jurisdiction
under Article 31 of Vienna Convention 1961, it has been provided that diplomatic agents shall be immune from criminal jurisdiction of the state. ये माना गया है कि उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल जो जस्टिस है वो नहीं लगाया जाएगा, क्रिमिनल क्रिमिनल केसेस नहीं ठोके जाएंगे उनके ऊपर. इट मीन्स दैट कीपिंग स्टेट है जो रख रही है एम्बेसडर को, शेल नॉट prosecute and penalize any diplomatic agent under any circumstances, even he cannot be arrested. उसको अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगाए जा सकते. बट देयर इज ऑलवेज अ बट इन लॉ. बट इट डज नॉट मीन दैट he can behave as he likes in keeping the state. अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता जो भी चाहे. It is his duty that he should obey all the rules and law of keeping state and should not do such act which is inconsistent with the internal system of keeping state. इसका मतलब ये नहीं वो जो मर्जी करे, उसको ओबे करने पड़ेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी कीपिंग स्टेट के हैं, मतलब जिस स्टेट में वो एम्बेसडर है उसके जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करने पड़ेंगे. इफ एनी मिसकंडक्ट इज डन बाय हिम, द कीपिंग स्टेट में सस्पेंड हिम एंड आस्क हिम टू लीव द कंट्री. अगर उसने कोई भी ऐसा पंगा कर दिया जिससे कि क्राइम अकर हो जाता है, तो भाई जो कीपिंग स्टेट है वो उसको कहेगी भाई जाओ अपने, ठीक है, और उसको सस्पेंड कर देगी. दिस इम्यूनिटी इज नॉट अवेलेबल टू चिल्ड्रन एंड relatives of diplomatic agents who are not residing with him. अगर कोई भी जो उसके चिल्ड्रन है या फिर उसके रिलेटिव्स हैं जो उसके साथ नहीं रह रहे, उसी कंट्री में रह रहे हैं मगर कहीं और रह रहे हैं, तो उनके ऊपर ये जो है ये चीज इम्यूनिटी नहीं अवेलेबल होगी उनके लिए. नेक्स्ट आ जाता है इम्यूनिटी रिगार्डिंग रेजिडेंस. No one can enter the house of diplomats and even his house cannot be searched. उसके घर में घुस नहीं सकते और सर्च नहीं कर सकते. If there is any person hidden in his house to whom the police wants to arrest, normally the diplomatic agent surrenders such person to the police. तो बेसिकली इवन पुलिस भी उसके घर नहीं घुस सकती और पुलिस को घुसने के लिए भी 100 टाइप की परमिशंस चाहिए होंगी. और क्या कहते हैं, ज्यादातर ऐसा होता है कि मॉरल ग्राउंड्स में जो डिप्लोमेटिक एजेंट्स हैं, जो एम्बेसडर्स हैं, वो जो भी उनके घर में कोई ऐसा बंदा होगा जो पुलिस को चाहिए होगा, वो खुद ही पुलिस को हैंड ओवर कर देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है इम्यूनिटी फ्रॉम गिविंग एविडेंस इन द कोर्ट. Diplomatic representatives is immune from presenting himself for giving evidence in the court. वो जरूरी नहीं है कि वो उसको कोर्ट में पेश करके कोई गवाही देनी है, कोई एविडेंस देना है. In Article 31, Section 2 of Vienna Convention, it has been said that no diplomatic agent will be made bound for giving evidence in a court as witness. तो उसको गवाह बना के पेश नहीं किया जा सकता. ठीक है. But if any diplomatic agent wants to give any evidence at his own will, then he or she will be allowed to present himself in a court for giving evidence. अगर वो चाहे तो दे सकता है, अब उसकी मर्जी है, ठीक है ना, उसके ऊपर फोर्स नहीं किया जा सकता. समझ की बात. नेक्स्ट आ जाता है इम्यूनिटी फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस. इन इंटरनेशनल लॉ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स आर इम्यून्ड फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड कस्टम ड्यूटीज. उनको इम्यूनिटी मिली है, उनको कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस नहीं लगते जिस कंट्री में वो जा रहे हैं. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 34 एंड 36 ऑफ वियना कन्वेंशन, a diplomatic agent shall be immune from the payment of all types of taxes and custom duties. उसको नहीं लगेंगी. But if any diplomatic agent wants to pay taxes in exchange for enjoyment of facilities of water, electricity, he will be allowed to pay. अगर वो खुद देना चाहता है, various services के ऊपर taxes देना चाहता है, तो वो दे सकता है. But if he does not want to pay any tax, no legal action will be taken against him. और अगर वो नहीं देना चाहता तो उसके ऊपर कोई legal action नहीं लगेगा. Next, immunity from police rules and regulations. Diplomatic representatives are immune from police rules and regulations. If he or she obeys these rules, it will be treated as his good manners towards the state for maintenance of good relations. उसके ऊपर पुलिस के रूल्स रेगुलेशंस भी अप्लाई नहीं होंगे, मगर अगर वो पुलिस के रूल्स रेगुलेशंस खुद मानना चाहता है, खुद उनको ओबे करता है, तो ये अच्छे मैनर्स की तरह देखा जाएगा और ये माना जाएगा कि जिस कंट्री का वो एजेंट है, जिस कंट्री का वो डिप्लोमेटिक एजेंट है, एम्बेसडर है, उसके साथ अच्छे रिलेशन कंट्री के साथ हैं उस कंट्री के. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है राइट ऑफ वर्शिप एंड डिवोशन ऑफ द गॉड. He or she has got right to worship and devotion of the God according to his own consciousness in his or her embassy. अपनी एम्बेसी में जो भी पूजा पाठ कर सकता है और अपने धर्म को फॉलो कर सकता है. But he does not enjoy the right to preach his own religion and to make citizens of keeping state bound to participate in his worship and devotion.
मगर ऐसा नहीं कर सकता कि वो प्रीचर बन जाए रिलीजन का। समझ गए बात? बाहर जा जाके वो रिलीजियस के ऊपर भाषण नहीं दे सकता, प्रीचिंग नहीं कर सकता। और जो कीपिंग स्टेट है उनके बंदों को जबरदस्ती पार्टिसिपेट नहीं करवा सकता अपनी वर्शिप और डिवोशन के अंदर, ठीक है ना? वो अपने एम्बेसी में जो करना है वो करे, वो अपनी रिलीजियस मैटर्स में जो करना करे, मगर बाकियों को एनफोर्स नहीं कर सकता। समझ गए बात? नेक्स्ट आ जाता है इम्यूनिटी फ्रॉम लोकल एंड मिलिट्री ऑब्लिगेशंस। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 35 of Vienna Convention 1961, that the diplomatic representatives have immune from local and military obligations. उनके ऊपर कोई military obligations भी नहीं होते और कोई local obligations भी नहीं होते. Right to exercise control. 10th point आ जाता है. The diplomatic representative is empowered to exercise control over the subordinate staff and their relation of his embassy. तो जो भी डिप्लोमेटिक एजेंट्स होते हैं, जो टॉप में जो एम्बेसडर है, उसके पास फुल कंट्रोल होता है उसके स्टाफ का कि उसने कौन-कौन से बंदे रखने हैं, क्या-क्या काम होगा उनका, उसको फुल फ्रीडम मिली होती है. राइट टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन. 11th पॉइंट. According to Article 27 of the Vienna Convention 1961, the diplomatic representatives are empowered to communicate information to his state regarding his embassy. अपनी embassy के बारे में अपनी state को पूरा का पूरा information देना उसका right है, ठीक है? कि भाई हमारी embassy में ऐसा-ऐसा हुआ, इतने-इतने वीज़ा आए, इतने-इतने ऐसा हुआ, वैसा हुआ, पूरी information देंगे. Next आ जाता है right to travel and touring. According to Article 26 of the Vienna Convention 1961, the diplomatic representatives is conferred the right to travel and tour freely in keeping state. जो भी keeping state है उस country में इधर उधर घूम फिर सकता है, restriction नहीं है. But from security point of view, this right may be restricted by the keeping state. अब उसकी सिक्योरिटी को देखते हुए या फिर कंसर्न कंट्री की सिक्योरिटी को देखते हुए इस राइट को कभी-कभी रिस्ट्रिक्ट किया जाता है. नेक्स्ट आ जाता है लास्ट पॉइंट, इम्यूनिटी फ्रॉम इंस्पेक्शन एंड चेकिंग ऑफ पैसेंजर लगेज. द डिप्लोमेटिक representatives are immune from the inspection and checking of their personal luggage during the course of their travel. जब भी वो ट्रैवलिंग करेंगे तो उनकी तलाशी नहीं ली जाएगी सामान की, ये भी उनको इम्यूनिटी मिली होती है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मैंने कोशिश की कि मैं लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इसको अटेम्प्ट करूं और इस चैप्टर के बाकी जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. और नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा एलिमिनेशन ऑफ इम्यूनिटीज. ये जो इम्यूनिटीज और फैसिलिटीज मिली हुई हैं ये कब खत्म होंगी, किस किस कंडीशन में खत्म हो सकती है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. टेक केयर, बाय बाय.